खबर राजस्थान से भी। आप राजस्थान से वसुंधरा राजे, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री, कल दिल्ली पहुंची। 5 घंटे का इंतजार हुआ। अपने सांसद बेटे दुष्यंत सिंह के साथ वो दिल्ली पहुंची थी। जेपी नड्डा से मुलाकात हुई। मुलाकात का सिलसिला करीब 1.5 घंटे तक चला और जब वो मीटिंग के लिए अंदर गई और बाहर निकली, उनके हाथ में देखिए फाइल आपको नजर आ रही है, एक मोटा गट्ठर कागजातों का नजर आ रहा है। अब इन कागजों में किनके नाम हैं, आखिर अपने लिए जो लगातार वो कोशिशें कर रही हैं उसमें उन्हें कितनी सफलता मिली है, ये तो 10 तारीख को समझ में आ जाएगा जब नाम का ऐलान हो जाएगा। लेकिन हमारे सहयोगी देवेंद्र पराशर, इनके पास इनसाइड इंफॉर्मेशन रहती है बीजेपी में इस वक्त क्या चल रहा है। देवेंद्र, इतना मोटा गट्ठर लेकर जो वसुंधरा राजे पहुंची थी मुलाकात के लिए, 1.5 घंटे मुलाकात चली है, 5 घंटे के इंतजार के बाद। इंतज़ार वाला मसला मीनाक्षी बहुत ज़्यादा इतिहास से नहीं था कि बहुत शॉर्ट नोटिस पे वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास आई थी। और आप देखें तो इस लेवल पे, जैसे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हों, प्रधानमंत्री हों, तो इस बड़े लेवल पे आमतौर पे जो मुलाकातें होती हैं वो बहुत टाइट पैक्ड रहती हैं। 8 दिन 10 दिन पहले से वो तय रहती है, मिनट टू मिनट का उनका कार्यक्रम फिक्स रहता है, तो उस लिहाज से उन्हें समय मिलना था। अन्यथा ऐसा नहीं था कि उन्हें इंतज़ार कराया गया था। लेकिन दूसरी चीज़ जो ज़्यादा महत्वपूर्ण थी मीनाक्षी, वो ये कि वाकई जिस प्रकार से उनको लेके वहाँ पे भ्रम चल रहा था कि शक्ति प्रदर्शन कर रही हैं, रिजॉर्ट वाली घटना, इन सारी चीज़ों पे एक तरह तो वो अपनी सफाई देने आई थी और दूसरी तरफ वो ये बताने आई थी कि किस प्रकार से उनके विरोधी इसे हवा दे रहे हैं। मतलब पार्टी के भीतर जो उनके विरोधी हैं वो इसे हवा दे रहे हैं। और जो फाइल आप देख रहे हैं उस फाइल में बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स भी थी जिसका वो हवाला देके ये बता रही थी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कि देखिए मेरे खिलाफ क्या क्या छपवाया जाता है और तब भी मैं कुछ नहीं बोलती, मैं सब कुछ बर्दाश्त करती हूँ। यहाँ तक कि हमारे बेटे का नाम घसीटा गया, दुष्यंत भी साथ थे, उन्होंने भी कुछ नहीं बोला। बर्दाश्त करती हैं क्योंकि उन्हें मुख्यमंत्री बनना है, इसमें कोई दो राय नहीं कि उनको महत्वाकांक्षाएं एकदम से चरम पे हैं और स्वाभाविक सी बात है कि उनके लिए एक तरह से ये आखिरी मौका है और उनको ये लग रहा है कि किसी तरीके से ये कुर्सी उनके पास आए। वो ये ज़रूर चाहेंगे। पिछले दिन हमारे सोर्सेज ने बताया था कि चुनाव से 1.5-2 महीने पहले उन्होंने ये मैसेज दिया था कि मुझे प्रोजेक्ट कर दिया जाए, भले ही साल भर बाद 2 साल बाद मुझे हटा दिया जाए, लेकिन प्रोजेक्शन करके अगर चुनाव में जाया जाए तो मेरी इज्जत भी रहेगी और पार्टी को सफलता भी हासिल होगी। पार्टी उस बात के लिए तैयार नहीं थी। पार्टी ने सिर्फ इतना कहा था कि ऐसा नहीं है कि आपके नाम पर विचार नहीं किया जाएगा, लेकिन ये भी नहीं है कि आपको प्रोजेक्ट किया जाएगा। अब इन बदले हालात में, बदली परिस्थितियों में बीजेपी के पास कंफर्टेबल मार्जिन है, तो उन परिस्थितियों में वसुंधरा राजे सिंधिया के पास बार्गेन पावर बिल्कुल नहीं है। दूसरी तरफ प्रदेश में जो उनके विरोधी हैं वो लगातार उन्हें टारगेट करने की कोशिश करते हैं, ये भी उन्हें टारगेट करती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि वो एक तरफा मामला रहता है। जैसे राजेंद्र राठौर हो या सतीश पुनिया, उनकी हार के पीछे उनके जो समर्थक हैं वो इनको वजह बताते हैं। तो ये सारी चीज़ें दोनों तरफ से चलती हैं। कल वसुंधरा राजे सिंधिया ने इसे क्लैरिफाई करने की कोशिश की और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये बता दिया कि पार्टी का जो भी फैसला होगा उन्हें मान्य होगा, स्वीकार्य होगा। यानी कि जो अफवाहें चल रही थी, बाड़ेबंदी की घटनाएं हम देख रहे थे, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स देखने को मिल रही थी, 5 विधायकों का चले जाना, उसके पीछे 5 और नेताओं को भेज देना, ये सब कुछ अब राजस्थान में बंद हो जाएगा और निश्चित तौर पे। और उस चीज़ को भी देखें तो आउट ऑफ प्रोपोर्शन वो ज़्यादा समझ में आ रही थी बात। हकीकत में देखें तो कल भी दिन में हम लोग बात कर रहे थे कि वसुंधरा राजे सिंधिया इस काम को इस तरीके से करेंगी, इसकी कोई राजनीतिक वजह नहीं समझ में आ रही, तो कोई तर्क समझ में नहीं आ रहा। और इन सारे विधायकों को देखें मीनाक्षी, तो ये इनके अपने क्षेत्र के हैं, तो जाहिर तौर पे उन्हीं के भरोसेमंद हैं, उन्हीं के लोग हैं, तो उनके बाड़ेबंदी की क्या ज़रूरत है सामान्य तौर पे आप राजनीतिक तौर पे देखें तो। लेकिन निश्चित तौर पे जो चीज़ें फैली वो बहुत ख़राब थी। जो उनके विरोधी थे उन्होंने इस मौके का इस्तेमाल इस रूप में किया कि वसुंधरा राजे सिंधिया इस हद तक चल गई हैं ताकि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के दिमाग में कहीं भी उनके नाम की चर्चा हो तो उसे खत्म किया जा सके। उसी को काउंटर करने के लिए वसुंधरा दिल्ली आई थी और कल ये मुलाकात हुई। तो अगर मोटा मोटी तौर पर हम ये कहें कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, इन लोगों के बीच का मंथन कम से कम अब ये इशारा दे रहा है कि एक नाम लगभग उन्होंने फाइनल कर लिया है। और जिस दिन मीनाक्षी, पहले भी हमने रिपोर्ट किया है कि जिस दिन रिजल्ट आया, टॉप सोर्स से हमें जानकारी मिली कि उस दिन रात में प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे ये क्लैरिटी थी कि तीनों राज्यों में किसे मुख्यमंत्री बनाया जाना है, किसे नहीं बनाया जाना है। वो क्लैरिटी एकदम से थी। उसके बाद उन्होंने इस मैसेज को कन्वे किया बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह को, और उसका जो इम्प्लीमेंटेशन था, उस प्रोसेस को अब कैसे किया जाना है, उसमें ये वक्त लग रहा था। क्योंकि बीजेपी के जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनको आपको ऑन बोर्ड लाना होता है, सबको बताना होता है, समझाना होता है, तो ये सारी कवायदें करनी थी, वो भी सब कुछ किया जा चुका है। कल
जब गृह मंत्री अमित शाह से योगी आदित्यनाथ मिलकर निकले, तकरीबन 1 घंटे की मुलाकात हुई। उसके बाद 2 घंटे तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और BL संतोष, इन तीनों की मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह के घर पे हुई है। तकरीबन 1 बजे तक वो बैठक चली है। तो अब सारी चीज़ें, पर्यवेक्षक कौन होंगे, कब मंडल दल की बैठक बुलाई जानी है, इन सारी चीज़ों को फाइनलाइज किया जा चुका है और मंत्रिमंडल भी लगभग तय किया जा चुका है। तो जैसा कि आपने सुना, हमारे सहयोगी देवेंद्र भी बता रहे हैं कि कमोबेश कौन नहीं बनना है ये तो पहले ही तय कर लिया गया था, लेकिन किसे बनाना है उस नाम पर मंथन जारी है और 10 तारीख तक इस नाम का ऐलान भी कर दिया जाएगा। यानी कल शनिवार और रविवार तक आप ये मानकर चले, इंडिया टीवी पर सबसे पहला फ्लैश आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री का चेहरा राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कौन होने जा रहा है। लेकिन चूंकि बात देवेंद्र हम बार बार राजस्थान की कर रहे हैं, क्या वसुंधरा राजे इस तरह की पर्सनालिटी हैं, क्या उनका ऐसा व्यक्तित्व है कि वो अपने हथियार डाल दे या वो अपने लिए प्रेशर बनाना बंद कर दे? और विकल्प तो उनके पास है नहीं। इस बीजेपी के इस दौर में प्रेशर बनाने का विंडो नहीं है, प्रेशर बनाने का विकल्प वैसा नहीं है जो कि पहले हुआ करता था। जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह हुआ करते थे तो उस समय उनके पास ये ज़्यादा ताकत रहती थी, वो ज़्यादा बार्गेन करती थी, पार्टी के आदेशों की एक तरह से अवहेलना करती थी। हाल के वर्षों में आप देखें तो खासतौर पे तब जब 2014 के बाद बीजेपी की सियासत बदली तो वहाँ पर ऐसे किसी भी प्रकार के पॉलिटिक्स के लिए कोई स्पेस नहीं था और वहाँ पर धीरे धीरे वसुंधरा राजे सिंधिया को ये बात समझ में आई। चुनाव के पहले भी ज़्यादा से ज़्यादा वो कोशिश यही कर रही थी कि अपने आप को निष्क्रिय कर रही थी। हालांकि उनकी निष्क्रियता भी पार्टी के लिए बहुत ख़राब थी और इस लिहाज से उनको लगातार समझाया जा रहा था, लगातार करने किया जा रहा था। लेकिन बहुत बगावत कर दें, बहुत तोड़फोड़ करें, इस स्थिति में वसुंधरा राजे सिंधिया नहीं है, ना ही उनकी कोई मंशा है। उनके बेटे के भी पॉलिटिक्स है। तो वसुंधरा राजे सिंधिया बार बार ये समझाने की कोशिश कर रही हैं कि पार्टी की वो अनुशासित कार्यकर्ता हैं। विधायक समर्थन के लिए उनके पास आ रहे थे, ना कि उन्हें बुलाया था। बधाई देने आ रहे थे, बधाई लेने आ रहे थे, इन सारी चीज़ों के लिए आ रहे थे। और इसमें भी कभी कभी बधाई देना और बधाई लेना भी कितना भारी पड़ जाता है। बिल्कुल, और उन्होंने नंबर्स भी बताया मीनाक्षी कि 50 से ज़्यादा लोग हमारे पास आए थे। तो समझ सकती हैं कि वो इशारा भी क्या रहा होगा कि विधायकों की जो राय है। अच्छा, इसमें हकीकत भी है, अगर उन विधायकों को उनकी मर्जी के आधार पर आप छोड़ दें तो बहुतायत ऐसे होंगे जो कि चाहेंगे कि वसुंधरा राजे सिंधिया को CM बना दिया जाए। इसमें कोई दो राय नहीं। तो ऐसे में उनकी महत्वाकांक्षा आप समझ सकती हैं कि अगर आपके पास बैकग्राउंड ऐसा हो तो कितना मुश्किल होता है अपने आप को रोकना, अपने आप को समझाना। तो दिल्ली में मुलाकातों का दौर जारी है और ये सरगर्मी इतनी तेज है कि 3 राज्यों में तो चलिए मुख्यमंत्री बनना है तो उसका मंथन चल रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में चूंकि कैबिनेट का विस्तार भी होना है, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी जनवरी माह में होनी है 2024 के, और एयरपोर्ट का उद्घाटन भी होना है, इसलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा हुआ। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं और ताबड़तोड़ मीटिंग्स हुई हैं। योगी आदित्यनाथ पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हुई और एक विस्तृत चर्चा हुई है। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। जाहिर है एक बड़ा लक्ष्य जो इस वक्त केवल केंद्र के लिए नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए भी एक मिशन है, वो है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होना। वहां पर काम कितनी तेज गति से चल रहा है, एयरपोर्ट का उद्घाटन भी होना है, काफ़ी हद तक वहां का भी काम संपन्न हो चुका है। और इम्पोर्टेंट ये है कि जो काफ़ी वक्त से लंबित था यूपी की कैबिनेट का विस्तार होना, उसका भी इंतजार किया जा रहा है, नाम फाइनल होने हैं। और जो मीटिंग्स का सिलसिला है, आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का, चाहे वो जेपी नड्डा से हो, नरेंद्र मोदी से हो या अमित शाह से हो, इसी सिलसिले में देवेंद्र। हाँ बिल्कुल मीनाक्षी, इसमें जो पहली प्राथमिकता है वो ये है कि इन लोगों को मंत्रिमंडल विस्तार उत्तर प्रदेश में करना है और वो ऑलरेडी एक तरह से डिलेड है। बहुत ज़्यादा संभावना पहले ये बताई जा रही थी कि सितंबर में होगा, फिर बताया गया कि अक्टूबर फर्स्ट वीक में हो सकता है। वो चीज़ें टलती गई और टलने के पीछे बड़ी वजह ये थी कि शायद नामों को लेकर उस प्रकार से स्क्रीनिंग नहीं हो पाई थी जो कि होनी थी, एक तरह से कहें कि सहमति नहीं हो पाई थी जो कि होनी थी। उस काम को किया गया है। और दूसरी और जो बड़ी चीज़ उसी रूप में बड़ी चीज़ है कि क्योंकि जनवरी में राम मंदिर का कार्यक्रम है तो उस कार्यक्रम को बीजेपी चाहती है कि बहुत भव्य तरीके से किया जाए और पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो एकदम से कोऑर्डिनेशन के तहत काम करे, ताकि दुनिया भर में ये मैसेज जाए कि राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा जिसमें होनी है वो कितना भव्य कार्यक्रम है। 1 सप्ताह तक तो तकरीबन वो कार्यक्रम चलना है, तो आप समझ सकते हैं कि इन्वॉल्वमेंट किस लेवल का होगा। तो इन दोनों ही मसलों पर कल बातचीत हुई है। और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तो ना सिर्फ ये एक एजेंडा है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इसे लेकर आगे बढ़ी है, बल्कि साथ ही साथ अगर हम बोलें कि एक इमोशनल कनेक्ट है।
और इस इमोशनल कनेक्ट की वजह से ही खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार दौरा करते रहते हैं। किस तरीके से वहां पर कामकाज चल रहा है, कितनी तेज गति से आगे बढ़ा है, एयरपोर्ट का काम कितना आगे बढ़ा है, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार होना है ये भी तय है। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। अच्छा, जब इस तरीके की मुलाकातें होती हैं तो बेहद पॉइंटेड डिस्कशन होता होगा देवेंद्र। अगर हम राम मंदिर से ही चर्चा की शुरुआत करें इस विषय में, जो प्रधानमंत्री मोदी के साथ मीटिंग हुई होगी, मोदी जी तो फीडबैक लेते ही रहते हैं, लेकिन योगी जी भी कितने फीडबैक लेते हैं, वहाँ के इनसाइड सोर्सेस बताते हैं हर कुछ दिनों के अंदर, या तो फोन पे या फिर कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, नहीं तो खुद दौरा कर लेते हैं राम मंदिर का। बिल्कुल मीनाक्षी, और जब वो आते हैं प्रधानमंत्री के पास तो वैसे भी एक एक अपडेट उनके पास रहता है। दूसरी चीज़ जो हमें जानकारी मिली थी कि कुछ वैसे मुख्यमंत्री हैं जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास पहुंचते हैं तो वो चाहते हैं कि उनसे जो भी निर्देश मिले सामने ही वो नोट डाउन करते हैं और बाकायदा अगली मुलाकात में उस पर क्या क्या उन्होंने किया इसके बारे में ब्रीफ करते हैं। योगी आदित्यनाथ वैसे ही मुख्यमंत्री हैं, वो जब भी पीएम के सामने जाते हैं तो हर एक डिटेल्स को लेते हैं और फिर उसके बाद ग्राउंड पे काम करके पीएम को रिपोर्ट भी करते हैं। अयोध्या के डेवलपमेंट की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना विज़न रहा है और वो बार बार इस चीज़ को कहते रहे कि किस रूप में वो अयोध्या को देखना चाहते हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट किस प्रकार से होना चाहिए। वहाँ सिर्फ एक मंदिर की बात नहीं है बल्कि पूरे अयोध्या का कायाकल्प करना है, और जब आप अयोध्या का कायाकल्प करते हैं तो आसपास के पूरे इलाके का एक तरह से कायाकल्प करते हैं और उसको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से जोड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें प्रधानमंत्री निर्देश के तौर पर बताते रहते हैं।